जय हिंद मेरे साथियों। इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था सही रूप से काम नहीं कर पाई, धरातल पे नहीं उतारी जा सकी, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था से इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का कैसे जन्म हुआ, कैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर रूस की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, अलग अलग देशों में क्रांतियां होने लगी, और फिर यहाँ से तेजी से समाजवादी अर्थव्यवस्था उभर के आया, और फिर अंत में आते आते 1980 से 1990 के बीच में समाजवादी अर्थव्यवस्था दम तोड़ दिया, और फिर वहाँ से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ा होने लगा, और वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोबारा से प्रचलन में आया तो उसे नव पूंजीवादी या नव उदारीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सुपर 62.0 पर भी जाके वहां से भी देख सकते हैं। और अगर वहां से भी नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां इसका डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, इकोनॉमिक्स यूपीएससी इकोनॉमिक्स से, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं। सबसे पहले ही हम आपको बता चुके थे कि पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब आया था तो उसमें क्या था, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, व्यापार जो था स्वयं के हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए बाध्य था। जो आपकी बाजार थी स्वयं के हित में बेहतर निर्णय ले सकता था। यहाँ केवल क्या होता था, उद्योगपतियों का चलता था। यहाँ हर उद्योगपति को स्वतंत्रता थी कि अपनी जितनी पूंजी हो उतना पूंजी लगाकर जितना क्षमता हो उतना पैसा उत्पन्न कर सके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद ही केवल इतना था कि धन का सृजन करना है किसी भी हाल में। उसी में आया था, आपको इंडिविजुअल हैंड बताए थे कि जो उद्योगपति थे वो मजदूरों और गरीबों का फायदा नहीं चाहते थे, फिर भी फायदा हो जाता था। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल हैंड कहते हैं। और धीरे धीरे ये लोग इतना औद्योगिक क्रांति उसके बाद क्या कारण था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त होने के कगार पे आ गई। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ निगेटिव नकारात्मक पक्ष थे। क्या थे? नकारात्मक पक्ष में ये था कि जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपति इतने पैसे के लालच में आ गए। जब औद्योगिक क्रांति आई थी ब्रिटेन इंग्लैंड वगैरह में, तो वो चाहते थे कि जो वहाँ के मजदूर हैं उन्हें कम वेतन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, कम पैसा में ज़्यादा काम कराया जाए और ज़्यादा लाभ कमाया जाए। तो यही था। यहाँ देखते हैं कैसे आया था। पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक ही सिद्धांत था साम्यवादी अर्थव्यवस्था का, ये मजदूरों के लिए आया था। इसकी ऐसी विचारधारा थी कि यहाँ के जो लोग हैं काम कितना भी कर लें, यानी मजदूरों के लिए था, कितना भी काम करेंगे उनकी सैलरी फिक्स रहेगी, वहाँ कोई समाज नहीं रहेगा, कोई सरकार नहीं रहेगी, कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, सब बराबर, यानी दुनिया को एक बराबर भाव से देखना चाहते थे। इस सिद्धांत को लाने का काम किए थे जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स। अभी आगे बात करेंगे जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कार्ल मार्क्स लाने की चेष्टा किए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा समाज चाहते थे जहां लोग अपनी क्षमता से काम करें, कितना भी क्षमता हो, लेकिन उन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो फिक्स रहेगा। जो काम नहीं करने वाला भी है उसके लिए सैलरी फिक्स रहेगी, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, सारा चीज था। लेकिन इसमें एक चीज था कि इसमें कह दिया गया था कि यहाँ कोई सरकार नहीं रहेगी, कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, कोई राज्य नहीं रहेगा। यानी पूरी दुनिया के मजदूरों को आह्वान किए थे कार्ल मार्क्स कि पूरी दुनिया के जो मजदूर हैं एक साथ आए, क्रांति करेंगे, और क्रांति करने के बाद क्या होगा, हम लोग एक अलग एक अलग समाज की स्थापना करेंगे जिसका नाम ही होगा साम्यवाद। इसमें क्या था, इसका एक ऐसा पक्ष, एक ऐसा समाज जहाँ पे न तो पैसा हो न राज्य हो, समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, कोई भेदभाव न हो, सब लोग समान रहें, कोई भेदभाव न हो,
उसके बाद उत्पादन का जो संसाधन होता है, उत्पादन के 4 संसाधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्योगपति। यही 4 चीज में होता है। इसमें से कोई भी एक चीज को खत्म करेंगे ना, कोई भी एक चीज अगर नहीं रहेगा तो आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। पूंजी नहीं रहेगा तो आप जमीन और मजदूर रख कर क्या करेंगे, फायदा ही नहीं होगा। जमीन ही नहीं रहेगा तो पूंजी और मजदूर श्रमिक रख कर क्या करेंगे। वैसे ही आप खुद श्रमिक ही नहीं रहेंगे तो जमीन और पूंजी रख के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो यही उत्पादन के 4 संसाधन होते हैं। तो वही आगे बोला कि उत्पादन के संसाधनों जैसे जमीन, उद्योग, खनिज संसाधन पर इस पर मालिकाना हक किसका रहेगा। जो उत्पादन के संसाधन रहेंगे उस पर मालिकाना हक मजदूरों का रहेगा, वहां की जनता की रहेगी। ठीक, ये था मालिकाना हक। ठीक ना। उसके बाद ये विचारधारा कहाँ से आई थी, यह विचारधारा कहाँ से आई थी, तो औद्योगिक क्रांति चल रही थी उस समय। उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। इंग्लैंड वगैरह में इंग्लैंड की क्रांति चल रही थी, उद्योगों को लेकर बहुत सारी क्रांति चल रही थी। बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे थे और यहाँ पे क्या होता था, मजदूरों से काम में घंटों में काम ज्यादा कराया जाता था। कई घंटे काम करते थे, लेकिन जो उनका वेतन था, वेतन को कम दिया जाता था। काम ज्यादा कराया जाता था, वेतन कम दिया जाता था। तो यहाँ से जितना लाभ होता था, सारा लाभ कौन ले लेता था, उद्योगपति ले जाते थे। उद्योगपति ले जाते थे। तो बीच की जो असमानता आती है, अमीर और अमीर होते जाते थे, गरीब और गरीब होते जाते थे। तो इसी को देख के समाज 2 वर्गों में बट गया। एक था आपका अमीर फैक्ट्री मालिकों का, जो अमीर लोग थे। दूसरा था आपका गरीब, दूसरा था आपका गरीब जो मजदूरों का था, जो मजदूरों का था। उस टाइम की सबसे बड़ी, यह उस टाइम की सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या बन के उभर आई, क्योंकि अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो यह उस समय की सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या बनी थी। उसी को देखते हुए कार्ल मार्क्स, जर्मनी के दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट सेनिफेक्टा की स्थापना किए और वहां पे आह्वान किए थे कि सारे मजदूर को एक साथ आना पड़ेगा और एक क्रांति करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो बताए थे कि न तो पैसा होगा, न राज्य होगा, न और समाज में कोई भी ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको बराबर पैसा दे दिया जाएगा। समझ रहे होंगे बात, सबको बराबर पैसा दे दिया जाएगा, कोई भी ऊंच नीच नहीं रहेगा। तो आप बताइए क्या इसे लागू करना संभव है, कोई ऐसा करने देगा? तो इसे धरातल पे नहीं उतारा जा सका, ये धरातल पे आपका नहीं उतारा जा सका। लेकिन इन्हीं के दर्शन से प्रभावित थे एक रूस का एक दार्शनिक था, लेनिन था। उसका नाम क्या था? लेनिन। तो रूस की क्रांति 1917 में, रूस की क्रांति हुई 1917 में। यहाँ कार्ल मार्क्स के दर्शन से प्रेरित लेनिन जो था रूस का, कार्ल मार्क्स के दर्शन से प्रेरित था और उसने रूस में क्रांति कर दी, साम्यवादी को लेकर रूस में क्रांति कर दी और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। वहां एक जार नामक शासक का सत्ता था, उसे उखाड़ फेंका। वहां के मजदूरों को आह्वान कर दिया कि हम लोग एक नए समाज का गठन करेंगे, जहां न तो कोई पैसा होगा, न ही कोई उच्च नीच का भेदभाव होगा, न कोई गरीब होगा, न अमीर होगा। इस सारे मुद्दों पर इसने चर्चा किया और वहां के मजदूरों को एकत्र किया और वहां की जार की सत्ता थी, जार की सत्ता को उखाड़ फेंका। और वहां पे लेनिन जो था वो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, उसे फॉलो किया और उसने मजदूरों के मानवाधिकार को प्राथमिकता दिया। मतलब मजदूरों की मानवाधिकार जो उसका अधिकार था, मजदूरों को उन्हें प्राथमिकता दिया और उन्हें आह्वान किया। उसके बाद क्या था, लेनिन जो था कार्य के समय को, जो वहाँ काम करने का समय था, वो सप्ताह में 5 दिन और एक दिन में 8 घंटा काम करने का निर्णय दिया। 1 घंटा में प्रतिदिन 8 घंटा काम और सप्ताह में 5 दिन। और जो जमीन वहाँ की अमीरों के पास जो जमीन थी, उस जमीन को छीनकर गरीबों में, वहाँ के मजदूरों में बांट दिया।
गरीबों अमीरों में बांट दिया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और उसका एक ही सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स से थोड़ा सा इसका अपोजिट था। उसने राष्ट्र की बात नहीं किए थे। वो क्या किए थे, वो राष्ट्र जो था यहाँ पे आपका, वो राज्य या राष्ट्र इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसने एक नया सिद्धांत जोड़ दिया उसी में, और उसने बोल दिया कि यहाँ पे वन पार्टी वन स्टेट, यानी एक पार्टी और एक राज्य की स्थापना कर दिया। यानी केंद्र में एक शासन किया जाएगा, कोई भी शासन कर सकता है, उसके अंडर में ये सब होगा, क्योंकि किसी सत्ता को चलाने के लिए एक शासक का होना अनिवार्य होता है। तो उसकी ये सिद्धांत थी और इससे प्रभावित हुए लोग, क्योंकि यहाँ कोई सत्ता का पक्ष करने वाला नहीं था। साम्यवादी में कोई सत्ता में बैठने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ सत्ता की बात कर दिया, एक पार्टी एक स्टेट की बात कर दिया, और इससे पूरा क्रांति हुआ और सोवियत साम्यवाद, इसे सोवियत साम्यवाद की संज्ञा दी गई। और यही सोवियत साम्यवाद जो था समाजवाद का पक्ष ले लिया, क्योंकि यहाँ राज्य आ गया। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर होता है। तो साम्यवाद जो होता है उसमें कोई राज्य कोई पार्टी नहीं होती है, जबकि समाजवाद में क्या होता है कि यहाँ एक राज्य एक पार्टी की चर्चा हो जाती है। समझ में आ रहा होगा अब आपको। उसके बाद इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसका जो प्रभाव पड़ा, इससे प्रभावित दुनिया भर के मजदूर जो थे अपने अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति करने लगे, इससे प्रभावित हुए। चीन में जो चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, और वहां भी एक कॉमन बात, सब में एक ही कॉमन बात थी कि सब चाहते थे वन पार्टी वन स्टेट की रचना करना। वन पार्टी वन स्टेट, यानी जो आपके राज्य रहेगा उसमें एक शासक का होना जरूरी रहेगा, वो भी राष्ट्रीयकरण के तहत, ठीक। और यही आगे चल के क्या हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था बन गया। समाजवाद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था, एक पार्टी एक स्टेट की बात किया गया था। यानी उत्पादन के जो संसाधन थे उन संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, ये चर्चा किया गया था। इसकी जो प्रमुख विशेषता थी, अब समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसे भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, सामूहिक स्वामित्व, यानी सबका समूह में स्वामित्व होगा, यानी उत्पादन के जो संसाधन होंगे वो सरकार का होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा, ठीक। आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समानता थी इसमें। आर्थिक समानता में क्या था, आर्थिक समानता में सबके पास समान धन रहेगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। सामाजिक समानता क्या थी, सामाजिक समानता का मतलब समाज में धार्मिक जातिगत या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। उसके बाद एक चीज की इसमें कमी दिख रही थी, वो क्या था, आपका प्रतियोगिता का अभाव। इसमें ये बोला गया था कि यहाँ आप कोई कितना भी काम करेगा, सैलरी फिक्स मिलेगी, तो काहे लिए अपना खूब दिन भर खटेगा, वो 2 घंटा भी काम करेगा 3 घंटा भी करेगा, उसे सैलरी तो फिक्स मिलेगी, नहीं भी करेगा फिर भी फिक्स सैलरी मिलेगी। तो उसमें एक ही नकारात्मक पक्ष इसका आता था, क्या, प्रतियोगिता का अभाव। पूंजीवाद, जो पूंजीवाद के विपरीत था। पूंजीवाद में क्या था कि प्रतियोगिता, जो जितना मेहनत करेगा उसे उतना लाभ होगा। यहाँ क्या है, कितना भी कोई मेहनत कर ले लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है, फिक्स सैलरी रहेगा। सरकार की जो भूमिका थी वो आर्थिक निर्णय सरकार के नियंत्रण में थी, जो वहाँ का पैसा वैसा का देख रेख था वो सरकार के पक्ष में था, ठीक ना। इसके 2 पक्ष थे। अब यूपीएससी में पूछता है जब क्वेश्चन है तो इसका प्रभाव भी पूछेगा, विशेषता पूछेगा, इसके सकारात्मक पक्ष पूछेगा, नकारात्मक पक्ष पूछेगा, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो इसका जो सकारात्मक पक्ष था वो क्या था, इसमें जो था सकारात्मक पक्ष, इसका पक्ष था अधिकतम समाज कल्याण करना चाहते थे लोग, जितना जितना समाज कल्याण हो सके, ठीक ना। जो पैतृक संपत्ति थी उसे पैतृक संपत्ति को हटा दिया गया था, यानी पीते की संपत्ति किसी में नहीं, बांट दिया था, सभी में बांट दिया जाता था। वैसे ही जो आपका था मजदूरों का अधिकार था, न्यूनतम वेतन थी और मुफ्त की शिक्षा थी, सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, मुफ्त में स्वास्थ्य था, मुफ्त में सारी चीजें मिल जाती थी, ये सब सकारात्मक पक्ष था। जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है सबके लिए बराबर थी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो भी जीवन की बुनियादी ढांचा होती है सबके लिए, घर मकान सब सबके लिए बराबर था, ठीक ना। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। किसके अंतर्गत, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत।
लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। नकारात्मक पक्ष भी थे। सबसे पहले नकारात्मक पक्ष में आ जाएगा प्रतियोगिता का अभाव। सबसे नकारात्मक पक्ष था प्रतियोगिता का अभाव, अर्थात हर व्यक्ति कितना भी क्षमता से काम करेगा, कितना भी काम कर ले, कितना भी क्षमता लगा ले, लेकिन पैसा क्या रहेगा उसका, फिक्स रहेगा। फिर इसलिए धीरे धीरे लोग इससे भागने लगे। जो मेहनती लोग थे वो भागने लगे, इससे हटने लगे, ठीक ना। और धीरे धीरे इसमें नया इनोवेशन नहीं था, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी, केवल उसी ढर्रे पे काम चल रहा था। उद्योग, कोई प्राइवेट व्यक्ति उद्योग ही नहीं कर सकता था, अपनी क्षमता नहीं लगा सकता था, अपना पैसा नहीं लगा सकता था, उद्यमिता का अभाव था। और जबकि वास्तविकता यह भी थी कि जो वहाँ के सरकार चलाने वाले थे, सरकार में रहने वाले लोग, वही लोग भ्रष्टाचार करने लगे, अपने फायदा के लिए इनका शोषण करने लगे, ज्यादा पैसा लेकर अपने अच्छे से रहने लगे और मजदूरों को धीरे धीरे भ्रष्टाचार में आने लगे, ठीक ना। प्रतिक्रिया यह हुई कि 1980 से 1980 तक तो समाजवाद जो था पूंजीवाद को लगातार टक्कर देते आ रहा था, लेकिन 1980 के बाद 1980 से 90 में यह धीरे धीरे खोखली हो गई और यह धीरे धीरे अन्य देशों से समाप्त होने लगी। और यही दो देश दोबारा फिर पूंजीवाद को जन्म देने लगे और फिर से पूंजीवाद आगे आने लगी। और जब यही पूंजीवाद आगे आ जाती है तो इसी को कहा जाता है नव पूंजीवाद या नव उदारवाद। तो आपको समझ में आया होगा पूंजीवाद से कैसे समाजवाद बना, समाजवाद से कैसे साम्यवाद बना, असाम्यवाद से कैसे समाजवाद बना, ठीक। असाम्यवाद से फिर कैसे नया पूंजीवाद बना जिसे नव पूंजीवाद कहा गया। और उसके बाद 1990 से कई देश दोनों को अपनाने लगे, पूंजीवाद और समाजवाद, जिसे कहा गया कल्याणकारी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको इस सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।